Nice introduction. And first of all, I thanks to Dr. A.K. Devi sir for giving me the opportunity to speak in this platform, talking over the aplastic anemia. तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी है, योग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, लेकिन जब हम इसको सही तरीके से करेंगे तब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। जब हमें पता हो जो होता क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, क्योंकि योग जो आज की डेट में साइंटिफिक अप्रोच है योग की, वो तभी बेनिफिशियल होती है जब आप किसी भी बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस करें। डायग्नोस करने के बाद उसके लक्षण क्या हैं, जब उन लक्षणों को सिम्टम्स को आप पहचानते हैं तो उसके अनुकूल अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स you are suggesting some asanas and pranayam, है ना? जिस तरीके से aplastic anemia में ब्लड की कमी होने लग जाती है, आरबीसीज का काउंट जो है गिरने लग जाता है। जब आरबीसीज का काउंट जब कम होता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो है हेडेक होना जो है शुरू हो जाता है, शरीर में थकावट जो है बनी हुई रहती है, थकावट के साथ हमें चक्कर जो है आने लग जाते हैं, चक्कर आते हैं। तो कई बार क्या होता है हमारे हाथों में जो है पेन, पैरों में पेन जो है होने लग जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो हार्ट बीट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, इरेगुलर हो जाती है। साथ ही साथ हमारा ब्रीदिंग जो है, ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाता है, तो शॉर्ट ब्रीथिंग हो जाती है। तो उसमें जब भी थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस फूल जाती है, सीढ़ी चढ़ेंगे तो फूल जाएगी, नॉर्मल चलेंगे तो फूल जाएगी। तो जब भी सांस फूलेगी तो आपको बैठना होगा, आपका जो है बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है, हार्ट बीट जो है ज्यादा हो जाती है। तो इन सभी सिम्टम्स को ओवरकम किया जा सकता है बाय डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द योगासनास एंड प्राणायाम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि अभी हमें मुखर्जी मैम ने कहा था, योग का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन योग का अभ्यास कब महत्वपूर्ण होता है, जब उसको सही तरीके से करेंगे। तो दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो आसन एंड प्राणायाम। आसन क्या करते हैं कि जब आप इसमें कभी भी हम टफ आसनों का अभ्यास नहीं करते, इसमें सिलेक्टेड आसन्स के साथ जो है उनको प्रॉपर एंगल्स, प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन विद प्रॉपर होल्डिंग किया जाए तो आपके ऑर्गन्स की मसाज भी होगी, शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी होगा, जिस सर्कुलेशन के कारण ऑर्गन्स को पर्याप्त मात्रा में ब्लड भी मिलेगा, साथ में आपका नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स होगा, तो जिससे आपके जो ग्लैंड्स, सिस्टम्स एंड ऑर्गन की फंक्शन जो है प्रॉपर होगी। लेकिन आसन करने से पहले अप्लास्टिक एनीमिया में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। क्यों प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? क्योंकि जब हमारे बॉडी ब्लड के अंदर आरबीसीज जो है कम हो जाते हैं तो उससे क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होने लग जाता है। तो जरूरी है कि आसन करने से पहले प्राणायाम का अभ्यास किया जाए। लेकिन प्राणायाम जब भी करते हैं तो उसको सिस्टमैटिक पैटर्न में करना जरूरी है। इसमें जो 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, सूर्य वेदन, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, ब्राह्मणी, मूर्छा, ब्राह्मणी, उनमें से एक भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम में होता क्या है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब इनहेलेशन इन अ कंट्रोल्ड वे, कुंभक मतलब रिटेंशन, आपको उस समय के लिए श्वास रोकनी है, और एक्सहेलेशन को पूरक कहते हैं जिसमें कंट्रोल्ड वे में आपको श्वास छोड़ना है। तो इस पे जो साइंटिफिक एक स्टैंडर्ड रेशियो है 1:4:2। तो जैसे आप 15 सेकंड में श्वास लेते हैं तो उसको 60 सेकंड्स आपको होल्ड करना है और 30 सेकंड्स में रिलीज करना है। तो क्या होता है कि अप्लास्टिक एनीमिया के केसेस में जब ऑक्सीजन लेवल शरीर में कम है तो उस दौरान हमें होल्डिंग रिटेंशन वाला जो कुंभक है उसको हमें रिमूव करना है। उसकी जगह केवल इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल।
तो हम उसमें करवाते हैं, तो जिससे ऑक्सीजन लेवल जो है बढ़ता है। मतलब जैसे अगर आप 5 मिनट अगर किसी को करवा दें नाड़ी शोधन प्राणायाम, अकेला ऐसा प्राणायाम है जिससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है बढ़ता है। केवल 5 मिनट अगर आप करवा देंगे, जहां ऑक्सीजन लेवल 90 है, 90% है, सीधे बढ़ के 94-95 हो जाता है। तो थ्रू प्राणायाम यू कैन इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी, लेकिन उसको करना प्रॉपर होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आपको ब्रीथिंग टेक्निक्स करनी है, उसके बाद बताऊंगा कुछ आसन। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो आपको आसन करते हुए चक्कर नहीं आएंगे, जी नहीं मचलेगा, आपको सांस नहीं फूलेगी, आपकी हार्ट बीट जो है नॉर्मल रहेगी। तो मैं बुलाऊंगा डेमोन्स्ट्रेटर को, जो कि अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि कौन सी हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें और कौन से हम आसन जो है करें। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी हम प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या कोई भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है तो स्पाइन शुड बी इन इरेक्ट पोजीशन। स्पाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए। क्यों? इसलिए होनी चाहिए क्योंकि स्पाइन सीधी नहीं होगी तो आपके चेस्ट कंप्लीटली एक्सपांड नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले करनी चाहिए 5 ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें आप 5 तरीके से लंग्स को जो है एक्सपांड करते हैं। पहली है दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा जो है बनाएंगे और श्वास भरते हुए हाथों को जो है ऊपर ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे आपको करना है और ये आपको 10 बार इसको रिपीटेटिव राउंड्स जो है करेंगे तो उससे जो है बेनिफिट मिलता है। ये पहली हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जब भी हम 3-3 बार करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इसमें दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएं और दोनों कोहनियों को जो है मिला के रखें। वेरी गुड। अब इसमें श्वास लेते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे और एल्बोस को जितना पीछे ले जाएंगे उतना ज्यादा चेस्ट जो है एक्सपांड होता है और धीरे से वापस इनहेल और एक्सेल करते हुए आपको श्वास रोकना बिल्कुल नहीं, ठीक है। नाउ थर्ड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों को ऐसे मिलाइए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे और जितना हाथों को उंगलियों को पीछे ले लेंगे उतना चेस्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड होता है। धीरे से वापस, जैसे धीरे से वापस। अब चौथी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, दोनों हाथों को सामने लाइए, कोहनियों से मोड़ के शोल्डर पर उंगलियों को रखेंगे, सामने कोहनी। अब श्वास भरते हुए कोहनियों को जितना पीछे ले जाएंगे उतना ज्यादा चेस्ट एक्सपांड होगा। धीरे से वापस, धीरे से वापस। अब आखिरी ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है फिफ्थ, दोनों हाथों को फिर से लाएंगे, कोहनियों से फोल्ड करके अब साइड से ऊपर लेके जाना है श्वास भरते हुए, धीरे से वापस, फिर से लेके जाएंगे, धीरे से वापस। तो ये 5 ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन प्लास्टिक एनीमिया में जिनको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग करते वक्त अगर चक्कर आ जाए क्योंकि हाथों के मूवमेंट होते हैं या फिर उनकी ब्रीथिंग थोड़ी फास्ट हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं, हर एक ब्रीथिंग करने के बाद 3 से 4 बार डीप ब्रीथिंग लें। वो क्यों 3 से 4 बार डीप ब्रीथिंग लेने बोलते हैं? ताकि नेक्स्ट ब्रीथिंग करने के लिए आपकी बॉडी रेडी हो जाए, ठीक है। इसमें प्राणायाम कौन सा करना है? वो करना है आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम। केवल और केवल नाड़ी शोधन ही एक ऐसा प्राणायाम है जिससे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, लेकिन इसमें आपको इनहेल और एक्सेल, तो इनहेल 1:2 का रेशो, शुरू में क्या होता है पेशेंट से 1:2 का एक स्टैंडर्ड रेशो, एक साइंटिफिक रेशो जो है फॉलो नहीं हो पाता, तो इसको 1:1 का रेशो फॉलो कर सकते हैं। जैसे अनुपात को कैसे समझाएंगे आपको? 15 सेकंड में आपने श्वास ली, 30 सेकंड में छोड़ना है, 10 सेकंड में ली तो 20 में छोड़ना है,
5 में ली तो 10 में छोड़ना है। अगर पेशेंट की क्षमता नहीं है तो जिस अनुपात में ले रहा है, जिस रेशो में 5 में ले रहा है तो 5 सेकंड में ही छोड़े। जब धीरे धीरे उसकी लंग कैपेसिटी बढ़ने लगेगी तो अपने आप रेशो जो है डबल हो जाता है, क्योंकि हमारे लंग्स की जो वाइटल वॉल्यूम है 5 से 6 लीटर की जो है होती है। तो नॉर्मली जब हम श्वास लेते हैं तो केवल 500 ml श्वास लेते हैं और 500 ml जो है श्वास छोड़ते हैं। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम हमारे लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है उसको यूज कर पाते हैं, जिससे लंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक होता है और शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है मेंटेन होता है। अब जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो सबसे पहले जब भी प्राणायाम करें, पहला स्टेप यह है कि आपकी स्पाइन सीधी रहे। किसी भी सुख आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन और वज्रासन हो तो सबसे बढ़िया उत्तम रहता है। अगर नहीं है आप पालती मार के बैठ सकते हैं। आपकी बस स्पाइन सीधी होनी चाहिए। अगर कोई मरीज है उनके पैरों में दर्द है तो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। अब राइट हैंड लेके आएंगे, बनाएंगे प्रणव मुद्रा। इसमें 2 फिंगर्स, जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं उनको बंद करके प्रणव मुद्रा बनेगी। इसमें लेफ्ट से आपको श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, तब जाके होता है एक राउंड। जब आप लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, तब जाके होगा एक राउंड। तो इसके 21 राउंड आपको जो है करने, 21 राउंड एक बार। और ये कितनी बार करना है? दिन में आपको पूरे दिन भर में 4 टाइम्स करना है, 21 राउंड के फेरे। तब आप इसको रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सुबह के टाइम अगर आप करते हैं तो दिन भर से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम जो है ऑक्सीजन लेवल जो है एनवायरनमेंट में जो है ज्यादा होता है, क्योंकि पॉल्यूशन पूरा सेटल हो जाता है। इसीलिए सुबह के टाइम ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जो आपको मुझे बतानी थी, इसमें आप आसन्स जो हैं कौन से करवा सकते हैं। आसन्स इसलिए करवाना है क्योंकि उससे आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, सबकी फंक्शनिंग के लिए बेनिफिशियल हो। तो कभी भी हम प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स को कराते हैं तो पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, उसके बाद हम आसन्स कराते हैं। फिर आसन्स में भी बहुत ही ज्यादा सिंपल आसन, कठिन आसन नहीं, जो आप सर्कस देखते हो वो नहीं, सिंपल आसन विद प्रॉपर होल्डिंग एट पर्टिकुलर एंगल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, then only the physiological effect will start coming over the body। तो मैं आपको कुछ आसन और बताऊंगा और उसके बाद करूंगा सेशन का एंड। लेकिन कुछ आसन हैं जो पीठ के बल लेट के करते हैं, कुछ हैं पेट के बल लेट के करते हैं, कुछ बैठ के, कुछ खड़े होकर। तो सबसे पहला आसन है वो है उत्तान पादासन। एड़ी पंचे बताएंगे, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल पर रोक के रखते हैं। जब 45 डिग्री एंगल पर रुकते हैं तो इससे आपके लोअर एब्डोमेन के मसल्स भी जो है डेवलप होते हैं, लोअर एब्डोमेन रीजन को भी ब्लड मिलता है। धीरे से वापस। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है, और हर आसन के बाद आपको डीप ब्रीथिंग करना है। जैसे कि मैंने आपको प्राणायाम में ब्रीथिंग एक्सरसाइज में बताया था कि क्यों करना है आपको रिलैक्सेशन, ताकि आपका नेक्स्ट आसन करने के लिए या नेक्स्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपकी बॉडी तैयार रहे, आपकी किसी भी तरीके से सांस न फूले। दूसरा है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को जो है फोल्ड करके लाएंगे चेस्ट की तरफ, ठीक है। ये फिंगर लॉक जो है बना के पकड़ेंगे, प्रेस कीजिए। अब धीरे से गर्दन उठाएंगे और दोनों घुटनों के बीच में जो है टच करेंगे। जब ये आसन करते हैं तो आपके
किडनीज के ऊपर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके लीवर, पैंक्रियास, सब के ऊपर हल्का सा प्रेशर आता है। धीरे से वापस पैर स्ट्रेट करेंगे, रिलैक्सेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है विपरीत करनी आसन। एड़ी पंछी मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री, 45, 60, देन 90। 90 के बाद दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे सर की सीट में। अब दोनों हाथ बटक के ऊपर रखेंगे और पैरों को कर देंगे स्ट्रेट। अब इस पोजीशन में जो है होल्ड करके रखना है। यह है विपरीत करनी आसन। धीरे से वापस जिस तरीके से गए थे स्टेप बाय स्टेप आपको आना है। स्लोली कम बैक। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है मत्स्य आसन। करेंगे रिलैक्सेशन, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ साइड में, एड़ी पंछी मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथों को लेके जाएंगे, कंधों के पास रखिए, हथेलियां अंदर की तरफ। अब हथेलियों को जमीन पर प्रेस करते हुए टॉप ऑफ द हेड जमीन के ऊपर। अब दोनों हाथ थाई के ऊपर, कोहनियां जमीन के ऊपर। तो ये है मत्स्य आसन। इसमें आपका सर्वाइकल रीजन अंदर की तरफ जाता है, जिससे आपके सभी ऑर्गन्स के ऊपर प्रॉपर इफेक्ट आता है। नर्वस सिस्टम इससे जो है रिलैक्स होता है, स्पाइन भी एकदम रिलैक्स होती है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, सभी की फंक्शन जो है स्टिमुलेट होती है। धीरे से वापस करेंगे रिलैक्सेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वो है नौकासन, बोट पोज। दोनों हाथों को, पैरों को, चेस्ट को, गर्दन को एक साथ उठाएंगे। फाइनल पोजीशन में पूरा बॉडी वेट बटक्स के ऊपर रहेगा और हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां एक सी और निगाहें पैरों के उंगलियों की तरफ। धीरे से वापस करेंगे रिलैक्सेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट आसन है, अब पेट के बल लेट के करने वाले आसन, भुजंगासन। एड़ी पंछी मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, चिन जमीन के ऊपर, दोनों हाथों को फोल्ड करके लाएंगे, रखेंगे शोल्डर के पास। अब फोरहेड जमीन पे, फोरहेड, नोज, चिन टच करते हुए नेवल पार्ट से ऊपर तक का भाग जो है उठाएंगे और आपकी ब्रीथिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इसमें चेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फूलेगा, आपके लंग्स फ्लेक्सिबल होंगे, हार्ट की प्रॉपर मसाज होगी, लंबर वाला पोर्शन अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन्स के ऊपर प्रॉपर इफेक्ट आएगा। धीरे से वापस करेंगे रिलैक्सेशन मकरासन में। अब धीरे से करवट लेके लेट जाएंगे। अब करेंगे कुछ बैठ के करने वाले आसन। पहला है वक्रासन। एड़ी पंछी मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, राइट लेग को घुटने से मोड़ के लाएंगे, लेफ्ट वाली नी से थोड़ा आगे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को लेके आएंगे साइड से, क्रॉस करके पकड़ेंगे पैरों के पंचे अंगूठे या साइड में जो रख सकते हैं और गर्दन ले जाएंगे राइट साइड में। धीरे से वापस। अब करेंगे दूसरी साइड से। धीरे से वापस। अब मैं आपको एक खड़े होकर आसन बताता हूँ, उसके बाद हम करेंगे सेशन का। दोनों पैरों में गैप करेंगे, दोनों हाथ जो हैं आगे। अब दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करते हुए ले जाएंगे राइट साइड में। निगाह आपकी सामने। धीरे से वापस दूसरी साइड से ले जाएंगे।
से वापस। ये थे कुछ आसन और कुछ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो है बताई थी। तो इनके द्वारा अप्लास्टिक एनीमिया जो है इसमें ये जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बस आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ आपको रखनी है कि आसन और प्राणायाम करते वक्त आपको सावधानी के साथ करना है, किसी विशेषज्ञ के अंदर में कीजिए और इसको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिसको चक्कर, थकावट, आपका ब्रीथिंग जो है प्रॉपर रहता है, आपकी हार्ट की जो है प्रॉपर फंक्शनिंग रहती है, हार्ट बीट जो है रेगुलेट नहीं होती, उसमें जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू। एक्चुअली सब लोग हम लोग जैसे जानते हैं कि योग केवल ऋषि मुनि ही कर सकते हैं, या योग जब बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं तभी करना है। मैंने पहली बार देखा कि इतना नौजवान युवा स्मार्ट इतना अच्छा योग के बारे में बता सकता है। योग युवाओं में भी प्रचलित हो रहा है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। ये कहाँ चली गई लड़की, उसको मेरे साथ फोटो खिंचवानी थी बहुत सारी। मतलब इस तरीके से युवा वर्ग अगर हमारा योग को अपनाएगा तो मुझे लगता है कि हम जो स्वस्थ भारत या युवा भारत की बात कर रहे हैं उसमें हम अछूते नहीं रह जाएंगे, मतलब उसको बहुत शीघ्र ही हासिल कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।